नमस्ते भाई, हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आप देख रहे हैं चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और नया चैप्टर। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज को स्टार्ट कर रखा है, जो कि बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के सेमेस्टर 2 और 4th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज के अंदर हम सारे न्यूमेरिकल्स और प्लस सारे चैप्टर्स को लाइन वाइज कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर जो चल रहा था 6, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, इसका पार्ट नंबर 3rd। तो आज इसका पार्ट नंबर 3rd करवाने जा रहे हैं पूरा कंप्लीट। ठीक है, आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक की, उसका नाम है डिविजिबल प्रॉफिट। चैप्टर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे पुराने चैप्टर पहले के चैप्टर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, वहां से जाके एक एक करके सारे चैप्टर्स को बिंज वॉच कर सकते हो। और दूसरी चीज की, अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के, जिसमें आपको लगता है मेरे को इतनी बड़ी बुक नहीं पढ़नी, नोट्स बाय करने हैं, या आपको स्पेशल न्यूमेरिकल बुक चाहिए जो कि हमारे पास है, वो अगर आपको परचेज करनी है तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ये नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर गिवन है। तो जाओ व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि सर हमें मिनिमम प्राइस बता दो, जो प्राइस होगा 100, 150, 120, 150 जो भी होगा वो पे कर कर आप वहां से नोट्स की पीडीएफ और अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बुक को बाय कर सकते हो। तो जो बच्चे बाय करना चाहते हैं वो जाके व्हाट्सएप से ले सकते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर है 3rd, जिसका नाम है डिविजिबल प्रॉफिट। भाई डिविजिबल प्रॉफिट का नाम से पता है आपको, जो कि दूसरों में डिविजिबल होना चाहिए, जो कि लोगों में बढ़ जाना चाहिए, वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है। तो अगर एक कंपनी है वो पूरे साल कुछ कमाती है, उसमें से खाना खर्चा निकाल के, जो कि कंपनी का होता है, वो सारे खर्चे कंपनी के निकाल कर जो प्रॉफिट बचता है हाथ में, उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट जो होता है वो कंपनी के मालिक का होता है, कंपनी के स्वामी का होता है, कंपनी का जो ओनर है उसका होता है। तो इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट जो है क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट जो होता है, इसको साल के एंड में या फिर साल के दौरान लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कौन से लोग होते हैं जिसमें डिविजिबल प्रॉफिट को बांटा जाता है? पहली चीज तो वो लोग होते हैं कंपनी के ही शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स में एंड ऑफ द ईयर डिविजिबल प्रॉफिट को बांटा जाता है। अब यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट में मैंने यहाँ पे आपको समझाया है, थोड़ा अच्छे से समझ आएगा, तो बोर्ड में जरा नजर मारो। पहली चीज मैंने लिखी है, यहाँ पे कंपनी है और ये है कंपनी के शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी में अपना मालिकाना हक रखते हैं कुछ प्रतिशत का। जितने शेयर होल्डर बाय करेंगे उतना ये प्रतिशत के मालिक बन जाते हैं कंपनी के। तो कंपनी के जब ये मालिक बन जाते हैं तो कंपनी को पूरे साल में 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 50 करोड़, 100 करोड़ या 1000 करोड़ रुपए, जितने भी रुपए आएंगे उसका बराबर बराबर हिस्सा जो है वो बांटा जाएगा। और जितना जितना जिसका रेशियो होगा प्रॉफिट का, उतना उतना डिविजिबल प्रॉफिट उनमें बांटा जाएगा। किसमें? शेयर होल्डर्स में। तो यहाँ पर कंपनी जो है अपना ड्यूरिंग द पीरियड या एंड ऑफ द ईयर ये देखती है कि कितना ज्यादा डिविजिबल प्रॉफिट बना, और वो सारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिविजिबल प्रॉफिट किन लोगों को? शेयर होल्डर्स को। और शेयर होल्डर्स कंपनी के परसेंटेज बेस मालिक होते हैं, मतलब कुछ हिस्सेदार होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डिविडेंड क्या होता है डिविजिबल प्रॉफिट के बाद। देखो डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड जो मैंने अभी आपको डिविजिबल प्रॉफिट बताया, यही चीज को डिविडेंड भी कहते हैं। और डिविडेंड जो है साल के एंड में ही डिविडेंड जो है साल के एंड में ही शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बट इसके कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपको 2 अजम्पशन पढ़ने पड़ेंगे, 2 थोड़े से केस है कि डिविजिबल प्रॉफिट को बांटने से पहले किस तरीके से उसको दिया जाता है। तो 2 तरीकों से डिविजिबल प्रॉफिट को बांटा जाता है। पहला होता है इंटरिम डिविडेंड और दूसरा होता है फाइनल डिविडेंड। दोनों में फर्क होता है बहुत ज्यादा, आप ये समझो। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, जिसका नाम है इंटरिम, थोड़ा सा साउंड करता है जैसे कि इंटरमीडिएट, या थोड़ा सा ये साउंड कर रहा है जैसे कि इंटरवल इस तरीके का, या इंटरमिशन इस टाइप का थोड़ा साउंड कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे इंटरवल, इंटरमिशन का मतलब क्या होता है कि आधा आप पहुंच गए हो, किसी भी रेस के बीच के हिस्से पे आप आ गए हो, क्लाइमेक्स आ गया है, तो उसको इंटरमिशन, इंटरवल बोलते हैं। इसी तरीके से जो इंटीरियम डिविडेंड होता है या इंटरिम डिविडेंड होता है, वो भी ये साउंड्स करता है कि आप कंपनी के
आधे हिस्से पे पहुंच गए हो, मतलब बीच के हिस्से पे पहुंच गए हो, आपको अब डिविडेंड देना है। जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं, तो जब आप छठे महीने में पहुंचोगे ना, आधा साल निकल जाएगा, बीच के हिस्से में पहुंचोगे, 6 महीने आगे निकल गए हैं और 6 महीने आने वाले हैं, तो वो जो बीच का हिस्सा होता है उसको इंटरमेंट डिविडेंड बोलते हैं, जहां पर डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो दूसरा आ जाता है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड क्या होता है? ये डिविडेंड ऐसा डिविडेंड होता है जो एक साल के बाद कंपनी देती है अपने शेयर होल्डर्स को। हाँ जी, पूरा एक साल लगता है, पूरे एक साल के बाद फिर आगे जब आगे अगला साल चलता है तो इस पुराने वाले साल का डिविडेंड जो है शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाता है। बट दोनों में कुछ केसेस है। इंटरिम डिविडेंड जो होता है ये कब डिक्लेयर किया जाता है? जैसे मैंने बताया बीच में। किसके बीच में? तो देखो एजीएम 1 और एजीएम 2 के बीच में ना, जो मिड ऑफ द ईयर होता है उसमें इंटरम डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाता है। अब आप बोलोगे एजीएम 1 क्या है, एजीएम 2 क्या है, एजीएम क्या है? भाई सुनो, एजीएम का मतलब होता है एजीएम का मतलब होता है कि जहां पर एनुअल जनरल मीटिंग होती है। एनुअल जनरल मीटिंग, तो एनुअल जनरल मीटिंग 1 और एनुअल जनरल मीटिंग 2, हर साल के अंदर एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है हर एक कंपनी की, जिसमें कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स बैठकर कंपनी के रिकमेंडेशन, कंपनी के डिसीजन, कंपनी का आउटफ्लो, कंपनी का इनफ्लो, प्रॉफिट, लायबिलिटी, लॉस, सब चीज चेक करते हैं, बैठकर उस पर डिसाइड करते हैं। तो वो एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग हर साल में एक बार आती है। तो अगर एक साल में एक एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है और दूसरे साल में दूसरी, तो दोनों एनुअल जनरल मीटिंग के बीच का जो पीरियड होगा, मिड ऑफ द ईयर होगा, उस टाइम वहां पर हम इंटरिम डिविडेंड को डिवाइड करते हैं लोगों के बीच में। दोनों में फायदा क्या है? देखो, अगर आप इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो, अगर आप कंपनी के ओनर हो और अगर आप शेयर होल्डर्स को इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो, तो आप क्यों ना एंड ऑफ द ईयर ही दे दो इंटरिम डिविडेंड? बीच में क्यों दे रहे हो? क्वेश्चन आता है ना, जाहिर सी बात आया होगा आपका भी। बट सुनो, अगर हम एंड में इंटरिम डिविडेंड देते हैं, मतलब जिसको फाइनल डिविडेंड बोला जाता है, तो फाइनल डिविडेंड देने के टाइम पर ना कंपनी के पास लिक्विडिटी की कमी होती है, पैसों की। लिक्विडिटी जब कम होती है ना, पैसे कम होते हैं, तो उस जगह पे समस्या क्रिएट होती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए हम सोचते हैं कि पैसों को एक साथ ना देकर हम आधे आधे टुकड़ों में दे देंगे, पहला आधा इंटरिम डिविडेंड के नाम पे और फिर आधा फाइनल पे दे देंगे एंड में। तो इससे क्या होगा ना, कंपनी को लिक्विडिटी की कमी होगी और आपको आपका पैसा भी दो टाइम पे मिल जाएगा आराम से टुकड़ों में। ठीक है, और यहाँ पर कुछ कंपनियां ऐसी है जो सीधा फाइनल डिविडेंड देती है, जिनको लिक्विडिटी की कमी नहीं है, और जो बड़ी कंपनियां हैं तो वो सीधा फाइनल डिविडेंड प्रोवाइड करती है। क्लियर है? इंटरिम डिविडेंड समझ आ गया। एनुअल एजीएम 1 और एजीएम 2 के बीच के जो मिड ऑफ द ईयर है वहां पर इसको डिवाइड किया जाता है, और जो फाइनल डिविडेंड होता है ये ईयर ऑफ द एंड दिया जाता है, और ईयर ऑफ द एंड में पूरा का पूरा जो पैसा होता है वो एक साथ एक बार में मिलता है। समझ आया? चलिए आगे मैंने यहाँ पे एक प्यारी सी सुंदर सी टेबल बनाई है। इस टेबल की मदद से अब हम समझेंगे कि जो कंपनी है वो किस तरीके से डिविजिबल प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो यहाँ पर एक कंपनी है जिसके अंदर मैंने लिखा है कंपनी देती है डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि हर साल लोगों को बढ़ता है। किसको बढ़ता है? लोगों को। कौन कौन लोग बढ़ते, सॉरी किस किस लोगों में बढ़ता है, मतलब किस किस व्यक्तियों में बढ़ता है, किन किन लोगों में बढ़ता है? तो वो होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स। इसके अलावा सोचो आम पब्लिक में बढ़ जाएगा भाई, तो ऐसा नहीं है, कद्दू कटेगा सब में बटेगा वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये है डिविजिबल प्रॉफिट। ये सिर्फ उनको मिलता है जिसने कंपनी में पैसा लगाया होगा, जो कंपनी में माल लाया होगा। ठीक है, तो ये कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। तो पहली चीज कंपनी जो डिवाइड करती है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक होता है फाइनल डिविडेंड और दूसरा होता है इंटरिम डिविडेंड। अब देखो, पहले हम बात कर लेंगे फाइनल डिविडेंड की और बाद में बात करेंगे इंटरिम डिविडेंड की। फाइनल डिविडेंड क्या होता है? यहाँ पर कंपनी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करती है। कंपनी क्या करती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अब क्या काम करते हैं? कंपनी डिविडेंड देने से पहले जो एजीएम होती है ना, जैसे फाइनल वाले में, सॉरी इंटरिम वाले में एजीएम होती थी, बट इसमें एजीएम नहीं होती, इसमें होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में वो लोग डिसाइड करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं, जो कि अपॉइंट करे हुए होते हैं शेयर होल्डर्स के ही द्वारा। शेयर होल्डर्स अपने नीचे अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है एक डिवीजन रेट तय करते हैं। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कमरे में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, चाय वाय पीते हैं, वहां बैठ के सोचते हैं कि कितना फाइनल डिविडेंड रखा जाए, कितनी रेट रखी जाए, कि कितने प्रतिशत फाइनल डिविडेंड लोगों को दिया जाए। तो वो जो रेट तय करते हैं, जैसे उन्होंने रेट तय कर दिया 12%, तो 12% रेट अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तय कर दिया, उसके बाद आप एजीएम मीटिंग के अंदर अगर जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो एजीएम मीटिंग करते हैं, उस रेट को फिर वो चेंज भी नहीं कर सकते।
इतनी पावर होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिविजिबल प्रॉफिट के रेट में। हाँ, उसको चेंज कर सकते हैं बट उसको बढ़ा नहीं सकते। जैसे कि 12% उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेट सेट कर दिया कि डिविजिबल रेट रहेगा 12%। साल के एंड में 12% आपको डिविजिबल प्रॉफिट दिया जाएगा। अब इस 12 का वो 13 या 12.5 भी नहीं कर सकते, बट इस 12 को अगर घटाना चाहें 7, 8, 9, 10, अगर ये लग रहा है ज्यादा है भाई 12% बहुत ज्यादा रख दिया आपने, कम करो, थोड़ा कम होना चाहिए, तो इसको 7 कर सकते हो, 8 कर सकते हो, 9 कर सकते हैं एजीएम मीटिंग में, तब वो कम कर सकते हैं। बट इससे ऊपर नहीं बढ़ा सकते क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसकी मंजूरी नहीं देता। तो ये होता है फाइनल डिविडेंड जो कि आपको एंड ऑफ द मिलता है एजीएम वगैरह में, जब ये डिसाइड हो जाता है इसके बाद वो डिविडेंड शेयर होल्डर्स तक पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम बात करें अगर इंटरिम डिविडेंड की, तो इंटरिम डिविडेंड के अंदर दो हिस्से हैं, एक है डिविडेंड और एक है सीडीटी। इंटरिम डिविडेंड का एक पार्ट डिविडेंड की तरफ जाता है और दूसरा पार्ट जो है वो सीडीटी की तरफ जाता है। सीडीटी, हाँ, जो कि कलेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है, सीडीटी कलेक्टेड डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स, जो कि हमारे टैक्स वगैरह इकट्ठा करते हैं, तो एक उसकी तरफ जाता है और एक हिस्सा डिविडेंड की तरफ जाता है। जो हिस्सा डिविडेंड में रहता है इंटरिम का, वो हिस्सा आगे जाके डिविडेंड बैंक्स में जमा होता है। कहां जमा होता है? यहां से जाके बैंक्स में, और बैंक के बाद कहां जाता है? बैंक से निकलकर, अब ये बैंक से निकलने के बाद जाता है शेयर होल्डर्स के पास। ठीक है, शेयर होल्डर्स के पास, तो ये जाता है फिर शेयर होल्डर्स के पास, जो कि सारे शेयर होल्डर्स को बट जाता है जितना जितना उनका चाहिए। और सीडीटी कहाँ जाता है? सीडीटी जो है एक तरीके का टैक्स होता है जो कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, और ये डायरेक्ट टैक्स जो है कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के खाते में जाता है। इसका आपको कोई लेना देना या कोई बेनिफिट यहाँ से नहीं मिलता। तो ये था एक छोटा सा चार्ट। अभी है ना, मैं आपको एक टेबल बताने वाला हूं जिसमें मैं टाइम सीरीज बताऊंगा आपको कि किस तरीके से कितने महीने में डिविडेंड रिलीज किया जाता है और डिविडेंड कैसे 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 करके आप तक पहुंचता है, उसमें कितने दिन लगते हैं, और अगर डिविडेंड बाई चांस नहीं पहुंचता तो उस केस में क्या होगा। तो टाइम सीरीज के लिए चैनल को फॉलो कर लो। और अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है भाई, अभी रह रही है, बहुत वीडियो है, नीचे जाके टैप करके लाइन में चेक कर कितनी हुई है, आधी हुई है, पूरी हुई है। तो अभी क्या है, वीडियो रह रही है, तो स्क्रीनशॉट लो, मैं बस उतारूंगा दूसरा टाइम सीरीज बताने के लिए, तो उसको मिटाने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। मैंने यहाँ पर अब आपके सामने एक टेबल सीरीज बना दी है, मतलब कि टाइम टेबल जैसा चार्ट सा बना दिया, डिविडेंड टाइम टेबल चार्ट इसको आप बोल सकते हो। क्योंकि अगर मैं इसको आपको और किसी वे में समझाता ना तो भाई शायद समझाना मुश्किल होता और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता समझने में, बट अब इस चार्ट से आप लोगों को इजीली मैं समझा दूंगा ताकि चीजें इजीली आराम से समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, पहली चीज तो आती है डिविडेंड। डिविडेंड यहाँ पे लिखा है मैंने, सबसे पहले यहां से शुरू होता है। ये जो लाइन है ये वो लाइन है जिस जगह से डिविडेंड की डेट स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी डेट मान लो, जैसे कि अगर मेरे को मान लो 31 मार्च को डिविडेंड पे करना है, तो यहाँ पे ये डेट कौन सी है, मान लो 31 मार्च 2024 मान लो। ठीक है, आपको लास्ट ईयर का डिविडेंड पे करना है, तो लिखा मैंने एजीएम पास्ट और डिविडेंड डिक्लेयर्ड। जब एजीएम से डिविडेंड के लिए पास हो जाता है और डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है, उस दिन से यहां से अब ये दिन शुरू हुए, अब इस दिन से लेकर आगे 5 दिनों तक, इस दिन से आगे विद इन 5 डेज 5 दिनों तक डिविडेंड का जो अमाउंट है ना वो पेबल होना चाहिए और ट्रांसफर हो जाना चाहिए सेपरेट बैंक अकाउंट में। इस सेपरेट बैंक अकाउंट कौन सा होता है? ये वही बैंक अकाउंट है जो मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड बैंक अकाउंट में एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें सारा सेपरेट डिविडेंड का पैसा जमा होता है। फिर उस डिविडेंड के बैंक अकाउंट से पैसा जाता है शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। ठीक है, तो क्या रहा है कि जब भी डिविडेंड एजीएम डिक्लेयर करेगी पास करके, उससे आगे 5 दिनों के अंदर ये काम होना चाहिए। आगे बोल रहा है उसके बाद कि जब वो एजीएम डिक्लेयर करेगी डिविडेंड, उस डेट से आगे विद इन 14 दिनों में क्या होगा, मतलब 5 दिन ये हो गए, बाकी के जो बच्चे दिन है आगे के जोड़ लेना। कह रहा है इस डेट से, डिक्लेयर की डेट से लेकर 14 दिनों के अंदर फिर वो अमाउंट सीडीटी को भी पेड करना होता है। सीडीटी कौन होता है? जैसे मैंने बताया था, कलेक्शन ऑफ डिविडेंड टैक्स। ठीक है, तो जो भी कलेक्शन होता है डिविडेंड टैक्स का, वो यहाँ पर आपको सीडीटी को पे करना होता है, जिसका टाइम रखा गया है विद इन 40 डेज। 14 दिनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 14 दिनों में इनको इनका पैसा मिल जाएगा। 5 दिनों के अंदर शुरुआत के पहले इसको मिलेगा, तो पहले नंबर पे सबसे पहला पैसा मिलेगा इन लोगों को, सेकंड नंबर पे पैसा इन लोगों को मिलेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, 14 दिनों के बाद फिर आगे महीना चलेगा। फिर जिस दिन से डिक्लेयर हुआ था डिविडेंड, मतलब एजीएम, इस डेट से ही
आपको आगे 30 दिनों के अंदर कंपनी को अपना डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। अगर मैं बात करूं, यहां पर डिविडेंड बैंक में पैसा था, 5 दिन बाद मैंने बैंक में डलवा दिया था। इस बैंक से लेकर शेयर होल्डर्स के फंड के अंदर टोटल 25 डेज के अंदर पैसा आ जाना चाहिए। क्योंकि 25 डेज इसीलिए क्योंकि 5 दिन इसके मैंने ये वाले जोड़ लिए हैं, तभी वो 1 महीना बन गया, ठीक है। और अगर मैं डिक्लेयर डेट से बात करूं तो डिक्लेयर डेट से लेकर कंपनी के अकाउंट में आने तक, मतलब कि शेयर होल्डर्स के अकाउंट में आने तक 30 दिन का टाइम लगता है। और अगर मैं बात करूं इस जगह से जब बैंक से पैसा आता है तो फिर लगेगा 25 दिन। 25 दिन के अंदर तो डिविडेंड ट्रांसफर हो जाना चाहिए। सपोज करो कोई शेयर होल्डर जो है वो अनअवेलेबल है, जिसका डिविडेंड नहीं मिला उसको, तब उस केस में उसके डिविडेंड का क्या होगा? उस केस में उसका डिविडेंड को आगे और 7 दिन के लिए अनपेड डिविडेंड अमाउंट जो कि ट्रांसफर हो जाएगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट। एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट बना होता है हर कंपनी का, उसमें आगे वो फर्दर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर वो 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड उनके अकाउंट में चला गया तो ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिसको उसका डिविडेंड नहीं मिला, तो आगे 7 दिन तक वो अपना डिविडेंड ले सकता है, कलेक्ट कर सकता है। बट अगर वो नहीं कर पाता तो विद इन फिर आगे के 7 डे जो होंगे, मतलब कि 30 ये और फिर 7 आगे 37 डेज बाद फिर उसको उसका डिविडेंड अकाउंट में मिलेगा अमाउंट, और कहीं नहीं मिलेगा। और उसके अंदर वो डिविडेंड अकाउंट में अगर पैसा डल गया ना, तो वो ऐसा नहीं है कि आके ले नहीं सकता। वो यहाँ पर अगर पैसा कलेक्ट नहीं कर पाया 30 दिन बाद कोई शेयर होल्डर, तो वो जाए अनपेड डिविडेंड अकाउंट से अपना पैसा कलेक्ट कर सकता है, अभी भी टाइम है। और वो 7 दिन उसको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं कि अपना भाई डिविडेंड जाके कलेक्ट कर लो। अगर वो मान लो 7 दिनों में भी कलेक्ट नहीं कर पाता, तब क्या होगा? तब ये 7 दिनों के बाद डिविडेंड अकाउंट में पैसा जो है वो सील हो जाएगा, और ये 7 साल तक के लिए सील हो जाएगा। उसके बाद वो 7 साल तक उस पैसे को हाथ नहीं लगा सकता। क्या उसके बाद लगाएगा? उसके बाद उसको मिलेगा ही नहीं। 7 साल के बाद ये पैसा चला जाएगा फिर अनपेड डिविडेंड अमाउंट ट्रांसफर टू IEPF। कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। 7 साल हो जाएंगे पूरे, उसको फिर वो निकाल नहीं सकता उसमें, ठीक है, 7 सालों तक। 7 साल के बाद फिर वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है कंपनी से, जो डिविडेंड अकाउंट है यहां से ट्रांसफर हो जाएगा पैसा किसमें? IEPF में। IEPF क्या होता है? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, जो कि बच्चों के लिए काम करती है, एक समिति है, एक चैरिटी है जिसको बोल सकते हो, जो पढ़ाई लिखाई पे खर्चा करवाती है, फंड्स वहां से इकट्ठा करती है ऐसे सोर्सेज से। तो उनके पास ये पैसा चला जाता है डिविडेंड का, और इन लोगों को फिर शेयर होल्डर्स वगैरह को उसका डिविडेंड नहीं मिलता। समझ आया? तो आई होप इस चार्ट की हेल्प से आप लोगों को टाइम टेबल जल्दी समझ आएगा डिविडेंड का। तो अब आप इसको स्क्रीनशॉट लेके उतार लो या रख लो अपने पास। मैं इसके आगे आप जनरल एंट्रीज आपको कराता हूँ डिविडेंड वाली, जिसमें हम बात करेंगे फाइनल और इंटरिम डिविडेंड की जनरल एंट्री, जो कि इस चैप्टर की मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल एंट्री, जो एग्जाम में हमेशा आने के चांसेस है। बात करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज की। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला जनरल एंट्रीज में आपको करवाऊंगा। पहले मैंने लिखी है यहाँ पे जनरल एंट्रीज, जिसमें लिखी है मैंने फाइनल डिविडेंड की जनरल एंट्री। जो फाइनल डिविडेंड का केस है, इस केस में मैंने आपको जो चीजें बताई थी, कैसे कैसे पैसा जो है आगे ट्रांसफर होता है, जब पैसा डिक्लेयर किया जाता है AGM द्वारा पास करके, उसके बाद से लेकर शेयर होल्डर्स के अकाउंट में पैसा जाने तक क्या क्या सिचुएशन बनती है, वो सारी जनरल एंट्रीज में मेंशन है। पहली चीज क्या होता है, जब फाइनल डिविडेंड पे किया जाता है तो उसके लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पैसे को डाला जाता है, जिसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया। उसके बाद हमें इस पैसे से क्या क्या पे करना पड़ता है? पहले तो हमें डिविडेंड पे करना पड़ेगा, और दूसरा होता है CDT। मैंने आपको बताया था कि CDT भी पे करना होता है। तो जब CDT में पैसा जाएगा तो CDT को क्रेडिट और डिविडेंड को भी क्रेडिट कर देंगे। फिर सेकंड एंट्री आती है, जब डिविडेंड और CDT को पैसा मिल गया तब इनके बैंक अकाउंट में पैसा रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो CDT और डिविडेंड के अकाउंट में पैसा बैंक में रिफ्लेक्ट करेगा तो डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 2 में बैंक अकाउंट। तो डिविडेंड की जनरल एंट्री जो है वो ये हो गई। अब बात करते हैं CDT की। तो ये CDT की जनरल एंट्री सेम जैसे डिविडेंड की करिए वैसे होगी। CDT पेबल अकाउंट डेबिट, 2 में बैंक। तो ये लो, ये वाली भी जनरल एंट्री हो गई। अब बची कौन सी? सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की। और नीचे जो है आगे लिखा है इसके बाद डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट। अब हम क्या करेंगे, डिविडेंड को पे कर देंगे अकाउंट डेबिट, 2 में डिविडेंड बैंक अकाउंट। डिविडेंड बैंक अकाउंट ये एक सेपरेट बैंक अकाउंट होता है, जो कि सेपरेट शेयर होल्डर्स को पैसा ट्रांसफर करने के लिए बनाया जाता है। तो इसीलिए एट द एंड आप बनाओगे डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट, 2 में डिविडेंड बैंक अकाउंट, और यहां से पैसा शेयर होल्डर्स को
ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये फाइनल एंट्री की, फाइनल डिविडेंड की सिर्फ 4 एंट्रियां होती है, इसके अलावा कोई ज्यादा एंट्री नहीं है और यही एग्जाम में आती है। आगे चलते हैं, बात करते हैं इंटरिम डिविडेंड क्या होता है। इंटरिम डिविडेंड की जो जनरल एंट्री है वो कुछ इस तरीके से होती है, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड में हमें पैसा सीडीटी को पे करना पड़ता है, पहले पैसा सीडीटी के पास से जाता है, तो हम लिखेंगे सीडीटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉसेस हो रहे हैं हमारे, जो भी लॉस है वो डेबिट में जाएंगे। उसके साथ साथ डिविडेंड पे करना है, वो भी हमारा लॉस है, तो डिविडेंड और सीडीटी दोनों के दोनों पैसा चुकेगा, तो डेबिट। 2 में सीडीटी पेबल और डिविडेंड पेबल, इन्हीं दोनों को हम यहाँ पे डेबिट के साथ साथ क्रेडिट भी करेंगे कि इन लोगों को पैसा पहुंच गया। फिर उसके बाद सेकेंड एंट्री आती है डिविडेंड बैंक की, जहां पर मैंने आपको एक सेपरेट बैंक के बारे में बताया था, तो एंट्री होगी डिविडेंड बैंक अकाउंट और डेबिट। 2 में बैंक अकाउंट, तो ये जनरल एंट्री हो जाएगी। अगली जनरल एंट्री होती है सीडीटी पेबल की, जब यहाँ पे सीडीटी को पेबल पैसा देना है, तो सीडीटी पेबल अकाउंट डेबिट, 2 में बैंक अकाउंट। तो देखो ये जो 2 जनरल एंट्री है, एक सेकंड और एक थर्ड, ये दोनों की दोनों कॉमन एंट्रीज है, ये वाली देखो, ये वाली, ठीक है, ये वाली दोनों कॉमन एंट्री है, 2 मैंने करी है। फिर अगली एंट्री है सीडीटी, तो इसके बाद इसमें सीडीटी पे करना है, सीडीटी पेबल अकाउंट डेबिट, 2 में बैंक, जो कि यहाँ भी लिखा था, जो कि आपको फाइनल डिविडेंड में भी दे रखा था, सीडीटी पेबल करना है। उसके बाद फिर आपने डिविडेंड पे करा था डिविडेंड बैंक से, तो देखो ये डिविडेंड पे करा था डिविडेंड बैंक से, तो 3 एंट्रीज तो कॉमन हो गई आपकी। ठीक है, बट आगे की जो सबसे पहली एंट्री है, कि इसकी ये याद करनी है आपको, एक ये याद करनी है और एक लास्ट एंट्री याद करनी है। लास्ट एंट्री देखो, जो प्रॉफिट एंड लॉस से पैसा निकला था, ये वाला, ठीक है, जिसको हमने डेबिट करा था, अब वो प्रॉफिट एंड लॉस में दोबारा से चला जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में जब हमने इंटरिम डिविडेंड की बात करी है, तो यहाँ से भी पैसा निकला होगा, जैसे इसमें निकला है वैसे यहाँ से भी निकला होगा। किस चीज के लिए निकला है, तो एक तो सीडीटी पे करने के लिए और एक डिविडेंड पे करने के लिए निकला होगा, तो वही चीज है P&L अकाउंट डेबिट, सीडीटी पेबल और डिविडेंड पेबल, और यहाँ भी P&L अकाउंट डेबिट, 2 में सीडीटी पेबल एंड डिविडेंड पेबल। बट फर्क कितना है, फर्क इतना है कि इसमें P&L का जो कॉलम है वो सबसे पहले बनता है और इसमें एंड में बनता है, क्योंकि जो फाइनल डिविडेंड है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के बाद एंड ऑफ द ईयर डिविडेंड पे किया जाता है, इस वजह से, और इसमें पहले ही बनता है, इसलिए एंड में हम एग्ज्यूम करके प्रॉफिट एंड लॉस को निकालते हैं। तो ये वाली एंट्री भी सेम हो गई है आपकी लास्ट वाली से। ठीक है, तो ये 4 एंट्री सेम है, सिर्फ आपको ये फर्स्ट वाली एंट्री याद करनी पड़ेगी। इसमें होती है टोटल 5 एंट्री, जो इंटरमीडिएट डिविडेंड की होगी और फाइनल डिविडेंड की होगी सिर्फ ये 4 एंट्री। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, सारी जनरल एंट्रीज आपको समझ हो गई होंगी कैसे कैसे करनी है लाइन से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि इस तरीके के नोटिफिकेशंस आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको मिलती रहे। और अगर किसी को भी इस सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कहाँ पे व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और यहाँ भी मैंने लिख दिया है, इस नंबर पे जाके मैसेज करो कि सर हमें नोट्स की पीडीएफ बाय करनी है, तो जो भी प्राइस होगा वो आप पे करके ले सकते हो। साथ ही साथ न्यूमेरिकल स्पेशल बुक भी है जिसका प्राइस 150 रुपीज तक है, वो भी आप बाय कर सकते हो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके। ठीक है भाई, बाय बाय, अभी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगला पार्ट जल्दी आएगा, मतलब कि पार्ट नंबर 4 एक लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, उसके बाद 7th चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, उतार लो, अब इसको मिटा देते हैं फिर।